हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 4 अप्रैल को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। 2 आर्टिकल द हिंदू से, 1 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है लिविंग विल्स इम्प्लीमेंटेशन लैग इन इंडिया। इस आर्टिकल के थ्रू प्री और मीन्स दोनों का एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। ठीक, सबसे पहले समझेंगे लिविंग विल क्या होती है, एडवांस डायरेक्टिव क्या होता है, 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, राइट टू लाइफ क्या है आर्टिकल 21 के अंदर, एंड लाइफ टू डाई विद डिग्निटी क्या है। ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। GS2 मेंस और GS4 मेंस यहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं। प्लस प्रीलिम्स में इस बार आपको क्वेश्चन दिखने वाला है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। पैसिव इथ्नूशिया, अरुणा सहवाग केस, कॉमन कॉज के सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है फिस्कल बैटल। ये बैटल किस किस के बीच में, केरला स्टेट और केंद्र सरकार के बीच में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, इसके बारे में समझेंगे। आर्टिकल 263 के बारे में समझेंगे। और एक पॉइंट शायद मैंने आर्टिकल में मिस कर दिया, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पब्लिक डेट ऑफ स्टेट है वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है। हमारा लास्ट आर्टिकल है रिंग ऑफ फायर। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे हर बार जो है क्वेश्चन यूपीएससी में मेंस में भी आ जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। एक प्री का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। समझेंगे रिंग ऑफ फायर क्या है, क्यों इतने ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, क्यों इतने ज़्यादा वोल्केनो होते हैं, सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। ज्योग्राफी भी कवर कर लेंगे, स्टैटिक वाला भी। अगर आपको हमारा आर्टिकल एनालिसिस सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है लिविंग विल इम्प्लीमेंटेशन लैग्स इन इंडिया। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक के आपको लिविंग विल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए हैं, एडवांस डायरेक्टिव के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। पैसिव इथ्नेशिया, एक्टिव इथ्नेशिया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। लिविंग विल क्या होती है, एडवांस डायरेक्टिव क्या होता है, ये एस्पेक्ट कवर करेंगे। राइट टू लाइफ वर्सेस राइट टू डेथ, इस एस्पेक्ट पे बात करेंगे। आर्टिकल 21 पे बात करेंगे। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 सुप्रीम कोर्ट का, इस पे चर्चा की जाएगी। और जो सुसाइड है जिसे क्रिमिनलाइज किया गया था IPC की धारा में, अब उसमें क्या चेंजेस आए हैं 2018 की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। प्री में 2024 में इस बार आपको 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। 2018 की जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उससे क्वेश्चन आपको दिख सकता है। इन सारे एस्पेक्ट पे सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे और एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। मेंस का क्वेश्चन किस पे है, डिस्कस द इश्यूज रिगार्डिंग द लिविंग विल इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, लिविंग विल को जो इम्प्लीमेंट करना है उसमें क्या दिक्कतें हैं, इन एस्पेक्ट में भी बात करेंगे। और यही बेसिकली आर्टिकल है। आर्टिकल समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा और उसके लिए आपको इथ्नोशिया से रिलेटेड इशू के बारे में चीज़ें समझनी पड़ेगी। अब ये इथ्नोशिया होता क्या है, पहले इस टर्म को समझना जरूरी। इट इज़ अ प्रैक्टिस टू एंडिंग लाइफ ऑफ पेशेंट टू लिमिट द पेशेंट सफरिंग। ये एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू पेशेंट की ज़िंदगी ख़त्म की जाती है और होल पर्पस क्या है, ताकि जो पेशेंट की सफरिंग हो रही है उसे ख़त्म किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे ट्रीटमेंट्स दे देते हैं जिसके थ्रू पेशेंट्स को ज़िंदा रखा जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ गई है जिसके थ्रू आप पेशेंट को जीवित तो रख सकते हैं पर उनके सर्वाइवल के चांसेस 0.001% होते हैं। हमारा इतना अटैचमेंट होता है कि हम लोग चाहते हैं कि वो सर्वाइव कर पाए और इसलिए कई बार ऐसे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को। और उस सफरिंग को ख़त्म करने के लिए अगर हम उनकी लाइफ ख़त्म कर देते हैं तो फिर उस प्रैक्टिस को इथ्नोशिया कहा जाता है। 2 तरीके के इथ्नोशिया हो सकते हैं, एक होता है एक्टिव इथ्नोशिया और एक होता है पैसिव इथ्नोशिया। एक्टिव इथ्नोशिया में क्या होगा, हम इस तरीके की दवाई देंगे जिसके थ्रू उनकी लाइफ को ख़त्म किया जाए। पैसिव इथ्नोशिया में क्या होता है, हम जो ट्रीटमेंट चला रहे हैं उस ट्रीटमेंट को चलाना बंद कर देंगे। द मोमेंट आपने जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट देना बंद किया, उनकी लाइफ जो है ख़त्म ऑटोमेटिकली हो जाती है। इंडिया में जो पैसिव इथ्नेशिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शाहबाग केस 2011 में इसे लिमिटेड बेसिस पे जो है रिकॉग्नाइज कर लिया था कि पैसिव इथ्नेशिया केस बाय केस बेसिस पे दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हाई कोर्ट की जो है परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद उस जजमेंट में ये भी कहा गया था कि गवर्नमेंट जो है इसमें लॉ बनाए।
चूँकि लॉ नहीं बनाया गया तो दोबारा से 2018 में जब पेटिशन डली गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट सुनाई और जो केस था उसका नाम था कॉमन कॉज केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है वो आपके प्रीलिम्स के लिए यार बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव इथनीशिया अलाउ कर दिया, केस बाय केस बेसिस पे 2011 में कर दिया था, इसमें क्लियर कट अलाउ कर दिया। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अलाउड लिविंग विल। ये लिविंग विल और एडवांस डायरेक्टिव क्या होता है इसे समझ लेते हैं। लिविंग विल एक लीगल डॉक्यूमेंट है विच स्पेल आउट मेडिकल ट्रीटमेंट यू वुड और वुड नॉट वांट टू बी यूज्ड टू कीप यू अलाइव। जब आप जीवित हैं, जब आपका दिमाग एकदम साउंड है, कॉन्शियस है, तब आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसमें आप डिसाइड करेंगे कि अगर आपको ऐसी बीमारियां हो जाती है जिसके थ्रू आपको ऐसा इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो आप बोलेंगे कि ऐसा ट्रीटमेंट देने से अच्छा है कि आप लोग मुझे ट्रीटमेंट मत दीजिएगा। तो आपको कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, ये आप इस लीगल डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। जैसे कि आप अपनी प्रॉपर्टी विल बनाते हैं, उसमें डिसाइड करते हैं कि आपके जाने के बाद प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। लिविंग विल में आप डिसाइड करते हैं कि आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और कब ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, उसके साथ साथ 21 के अंदर ही राइट टू डाई विथ डिग्निटी को रिकॉग्नाइज कर लिया था। होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर है। अब आईपीसी की एक धारा है जिसमें सुसाइड को क्रिमिनलाइज किया गया है। सुसाइड को क्रिमिनलाइज करने का मतलब क्या है, अगर आप सुसाइड करते हैं तो वो राइट टू डाई के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, राइट टू डाई विथ डिग्निटी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है, राइट टू डाई रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। और सुसाइड जो है अभी भी एक क्राइम है आईपीसी की धारा के अंदर, तो इस धारा को जो है नल एंड वॉइड नहीं किया गया है। तो अभी भी एक क्राइम है एक्सेप्ट इन केस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अगर मेंटल डिसऑर्डर का केस है तो फिर सुसाइड को जो है क्राइम के क्राइटेरिया से बाहर रखा जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर अटेम्प्ट कर जाते हैं और अगर सक्सेसफुल होते हैं तो आपको कोई केस नहीं लगेगा, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं होते तो आपके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा राइट टू डाई विथ डिग्निटी इंक्लूड्स डिग्निफाइड प्रोसीजर ऑफ डेथ। ऐसा नहीं है कि बस राइट टू डाई विथ डिग्निटी दे दिया तो हर कोई जो है जब मन करेगा बोले नहीं मुझे मरना है जाने दो। एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी होगी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपरली लिस्ट करके दिया था कि ये गाइडलाइंस है, इसको आप फॉलो करिए। पहले तो लॉ जो लेजिस्लेचर है उसे कहा था कि आप जो है बनाइए, लेकिन लेजिस्लेचर ने कोई गाइडलाइन नहीं बनाई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन जो है बनाकर दे दी थी। इसके अलावा एन अडल्ट ऑफ कॉन्शियस माइंड इज एंटाइटल टू रिफ्यूज़ द ट्रीटमेंट। अगर कॉन्शियस माइंड है किसी का उस वक्त जब उसे ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वो मना कर सकता है कि भाई मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी को नहीं होना चाहिए, पर अगर किसी को कैंसर हो जाता है, स्टेज 3 और 4 में है और उसे कीमोथेरेपी दी जाती है, बचने के चांसेस बहुत कम है, कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल होती है, तो ऐसे केस में वो मना कर सकता है कि मुझे ये ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं जो है ये ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, बैकग्राउंड बहुत अच्छे से क्लियर है, सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए हैं। अब गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे और उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लो। मार्च 2024 में केरला स्टेट के 30 पीपल्स ने जो है लिविंग विल को एग्जीक्यूट कराया। लिविंग विल जो है आपकी 2018 से लीगल हो चुकी है इंडिया में। और आपको लिविंग विल की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये मैं आपको बता चुका हूँ। कई बार जो है जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है सफ़र कर रहा होता है, वो उस समय जो उनका दिमाग होता है वो कॉन्शियस नहीं होता है, अनकॉन्शियस रहते हैं वो, और उस समय वो डिसाइड नहीं कर सकते कि उनका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, या फिर उन्हें डिमेंशिया हो जाता है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। इस सिचुएशन में वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, और इसी सिचुएशन के लिए लिविंग विल बनाई जाती है ताकि आप एडवांस में डायरेक्टिव दे सकें। पहले जब आप एकदम स्वस्थ थे तब डिसाइड करें कि आपका जो होना चाहिए ट्रीटमेंट वो किस तरीके से होना चाहिए और किस तरीके से नहीं होना चाहिए, इसलिए लिविंग विल जो है बनाई जाती है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है अपना। उसके बाद 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के अगर आप नंबर देखेंगे तो लिविंग विल एग्जीक्यूटेड बहुत कम लोगों ने करा पाए हैं। ऐसा क्यों है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक सबसे बड़ा रीज़न है कि कोई भी ऑर्डर और गाइडलाइन जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा नहीं दी गई है। ठीक, इसके अलावा जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो जो गाइडलाइन है वो बड़ी कम्बरसम है, बहुत ज़्यादा जटिल है। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था तब उन्होंने ये गाइडलाइंस दी थी। गाइडलाइन दी क्यों है
यार ऐसा भी हो सकता है किसी की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसको बोल दो कि ये तो इसका जो है इसे ट्रीटमेंट हटा दिया जाए, पैसिव एथनेसिया दे दिया जाए, और डॉक्टर के साथ मिलके कुछ साठगांठ कर ली और ऐसे में तो लोगों को मारना शुरू कर देंगे लोग। तो ये जो आपका पैसिव एथनेसिया है इसका अब्यूज़ ना हो, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी का अब्यूज़ ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर गाइडलाइन दी थी। लेकिन ये जो गाइडलाइन थी बड़ी जटिल थी और एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर, बहुत एलोबरेट ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर बना दी जिसमें बहुत टाइम लगता है। ब्यूरोक्रेसी आ गई मतलब ऑलरेडी रेड टेपिज्म आ गया, आराम से चीज़ें होंगी एक एक फाइल, है ना, जब तक कि पेशेंट परेशान होते जा रहा है। इसमें एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट थी कि जो लिविंग विल होगी वो काउंटर साइन होना चाहिए, किसके द्वारा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो कि एक बहुत बड़ा बर्डन था। और इसी कारण से जो पेशेंट्स हैं वो लिविंग विल एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहे थे। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो आपने प्रोसीजर बनाई है, हमने जो गाइडलाइंस दी है उसमें ये वाला पर्टिकुलर प्रोविज़न बड़ा ही काउंटर प्रोडक्टिव है इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए। इसलिए उन्होंने इसको मानते हुए एक्सेप्ट किया कि ये जो है डिफीट कर सकता है होल पर्पस को, और फिर गाइडलाइन को चेंज किया। अभी उन्होंने जो प्रोसीजर में न्यू गाइडलाइंस दी है उसके हिसाब से लिविंग विल हैव टू बी साइंड इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस। लिविंग विल जब आप साइन कराएंगे तब उस समय 2 विटनेस होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी अटेस्टेड बिफोर अ नोटरी और गजेटेड ऑफिसर। उस समय नोटरी और गजेटेड ऑफिसर से ये अटेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद आप इसको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को क्या करेंगे? दे देंगे, जो कि लोकल गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, और वो एक्ट करेगी एज अ कस्टोडियन, आपकी लिविंग विल अपने पास रखेगी। अगर मान लीजिए पेशेंट टर्मिनली इल हो जाता है और उसकी डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी नहीं होती है, तो जो डॉक्टर्स होंगे वो ऑथेंटिकेट करेंगे लिविंग विल को जो पेशेंट देगा, और उसको चेक करेंगे जो कस्टोडियन के पास लिविंग विल है। दोनों को चेक करने के बाद देखेंगे कि कोई मिसमैच तो नहीं है, और उसके बाद ही लिविंग विल को क्या किया जाएगा? एग्जीक्यूट किया जाएगा। पर इशू क्या है? लोकल गवर्नमेंट में ऐसे कस्टोडियन डेजिग्नेट ही नहीं किए गए हैं, ऑलमोस्ट किसी स्टेट ने ये चीज़ें नहीं की गई है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कस्टोडियन ही नहीं है तो फिर लिविंग विल डॉक्टर कैसे चेक कराएगा? प्रॉब्लम तो ये है। तो सबसे पहला इशू क्या है कि लोकल गवर्नमेंट ने जो कस्टोडियन है उसे डेजिग्नेट नहीं किया कि कौन से ऑफिसर्स के पास ये लिविंग विल रखी जाएगी, कौन होंगी ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। महाराष्ट्र में PIL लगी थी तो हाई कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट को बोला कि आप ये डेजिग्नेट करिए, तो वहाँ पर 417 कस्टोडियन अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिए हैं। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड में भी आप जो है इसको रख सकते हैं और यहाँ से भी डॉक्टर्स चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अभी इसमें भी रखने के लिए कोई प्रोटोकॉल या फिर कोई प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं बनाई गई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड इशू हो जाएगा। अब लिविंग विल बनाने से ऑटोमेटिकली उसे गिवन इफेक्ट नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट लिविंग विल बना दी और ऑटोमेटिकली उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। उसके लिए भी प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई गई है। ठीक, क्या गाइडलाइंस है? द डिसीजन ऑन विथ होल्डिंग और विदड्रॉइंग ट्रीटमेंट आर सर्टिफाइड फर्स्ट बाय प्राइमरी मेडिकल बोर्ड। सबसे पहले जो डिसीज़न होगा कि ट्रीटमेंट हमको हटाना है, पैसिव एथनेसिया देना है, ये जो है कौन सर्टिफाई करेगा? प्राइमरी मेडिकल बोर्ड सर्टिफाई करेगा। और इसको कंफर्म कौन करेगा? सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड। इसमें जो सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड के जो डॉक्टर हैं उसे नॉमिनेट कौन करेगा? चीफ मेडिकल ऑफिसर। जो लोकल गवर्नमेंट में CMO होते हैं, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, है ना, आपकी नगर पालिका में आपने देखा होगा CHMO, तो वो ऑफिसर ही डॉक्टर को क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे सेकेंडरी बोर्ड के लिए। इसका मतलब जिस हॉस्पिटल में हैं आप, वहाँ पर डॉक्टर्स जो है खुद से ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। प्राइमरी बोर्ड तो वहीं से बनेगा, वो अपनी रिकमेंडेशन देगा और उसके बाद उसे सर्टिफाई कौन करेगा? सेकेंडरी बोर्ड। जिसके डॉक्टर को नियुक्त कौन करेगा? लोकल गवर्नमेंट का ऑफिसर। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस टर्मिनली इल पेशेंट इवन दोज हु हैव मेड लिविंग विल्स मे नॉट बी एबल टू मेक क्रिटिकल डिसीजन अबाउट मेडिकल केयर। ठीक, तो जो लोग जिन्होंने लिविंग विल बना भी रखी है वो भी इतने आसानी से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ये सारे सेफगार्ड इसलिए है ताकि अब्यूज़ ना किया जा सके राइट टू डाई विथ डिग्निटी के राइट को। ठीक, नेक्स्ट क्या है? ऑब्वियस है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यार ये डेथ वाला मैटर है और ऑफिशियल्स
कंफर्टेबल नहीं है डेथ, मोर्टलिटी, एंड ऑफ लाइफ जैसे सब्जेक्ट पे डिस्कशन करने के लिए। और अगर कई बार गाइडलाइन अवेलेबल भी है तो वो गाइडलाइन में बहुत ज़्यादा एम्बिगिटी हमें देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा वेगनेस देखने को मिलती है, उसके कई सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। तो लाइफ एंड डेथ का मुद्दा है, स्टेक्स बहुत हाई हैं और गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं है, ऑफिसर्स जो है अपनी कलम नहीं फंसाएंगे, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्स प्राइमरी मेडिकल बोर्ड if patient does not have a living will to obtain the written consent of next of kin for withdrawing treatment। अगर पेशेंट के पास लिविंग विल नहीं है और जो प्राइमरी मेडिकल बोर्ड है वो चाहते हैं कि पेशेंट को पैसिव इथनेशिया दिया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उन्हें किसकी रिटर्न कंसेंट की ज़रूरत है? नेक्स्ट ऑफ किन की ज़रूरत है। पर प्रॉब्लम यह है कि इंडिया लॉ में नेक्स्ट ऑफ किन की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। लेट्स से एक बच्चा है, उसकी मदर चाहती है कि उसे 0.001% भी अगर चांसेस है तो उसे बचाया जाए, लेकिन फादर थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, वो उनका पेन नहीं देख पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उसे पैसिव इथनेशिया दे दिया जाए। तो अब जो डॉक्टर्स होंगे वो किसकी मानेंगे? नेक्स्ट ऑफ किन यहाँ पर कौन कहलाएगा? ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। और द मोमेंट आप एम्बिगिटी आ जाती है तो जो ऑफिसर्स हैं वो अपना हाथ खींच लेते हैं, उनको चाहिए प्रॉपर डायरेक्ट ऑर्डर सुपीरियर से। सुपीरियर ऑर्डर देंगे तो वो ये चीज़ें कर भी सकते हैं, लेकिन अगर एम्बिगिटी रहेगी तो कोई चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो एम्बिगिटी है एक, तो ऊपर से गाइडलाइंस भी प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी गई है। सिमिलरली जो स्टेट गवर्नमेंट है इस कॉम्प्लेक्स इशू में गाइडलाइंस नहीं बनाना चाहती है। हरियाणा ने हालांकि रिसेंटली जो है इशू किए थे डायरेक्शन जो चीफ सर्जन्स हैं उनके लिए कि वो 2018 की जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसको इम्प्लीमेंट करे। इसके अलावा उड़ीसा ने एक कमेटी बनाई है ताकि एक गाइडलाइंस जो है बनाई जा सके, लेकिन बाकी किसी स्टेट में ये गाइडलाइंस नहीं बनाई गई है। तो जब तक के प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं हो पाएगी तब तक ये लिविंग विल प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती और लोगों का जो राइट टू डाई विथ डिग्निटी का अधिकार है वो तब तक के मटेरियलाइज नहीं हो सकता। बाकी स्टेट को भी इस तरीके की गाइडलाइन बनानी ही चाहिए, उड़ीसा का जो मॉडल है उसे अपनाना चाहिए, ये चीज़ें आपके वे फॉरवर्ड में हो जाएगी। होपफुली ये इश्यूज़ आपको क्लियर हो गए हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कतें हैं। सारी गाइडलाइंस आपको क्लियर हो गई है। गाइडलाइंस यार प्रीलिम्स में इस बार आपको आ सकती है, प्री में आपको क्वेश्चन 100% इस बार दिख सकता है, 100% आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है इसलिए मैंने ये लिया है। बहुत सारे आर्टिकल आए थे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज यही था, इसलिए फर्स्ट यही वाला लिया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फिजिकल बैटल। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें हम आर्टिकल 293 के बारे में बात करेंगे। हमेशा प्रीलिम्स में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ही आते हैं, भले न्यूज़ कोई भी हो आएगा, आपको जो आर्टिकल न्यूज़ में है वही पूछा जनरली जाता है। इसके अलावा शेड्यूल 7 की बात करेंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होंगे आर्टिकल से रिलेटेड सारे डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो केरला स्टेट है उसको फिस्कल मिसमैनेजमेंट के कारण एक ऑर्डर पास किया गया था। जो ऑर्डर था उसके अंदर जो बोरोइंग पावर थी केरला स्टेट की उसको लिमिट करने की कोशिश की गई थी। जब ये ऑर्डर पास किया गया तो केरला ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कहाँ अर्जी लगाई? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रूलिंग दी है कि एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाएगी जो क्या एग्जामाइन करेगी? द एक्सटेंट टू विच द यूनियन गवर्नमेंट में रेगुलेट अ स्टेट बोरोइंग। केंद्र सरकार ने जो ऑर्डर पास किया था वो किस हिसाब से किया था? आर्टिकल 293 का हवाला देके ये ऑर्डर पास किया गया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंतरिम स्टे लगाने के लिए तो मना कर दिया है, जो ऑर्डर है वो अभी ऑर्डर रहेगा, लेकिन एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दी गई है जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन में जो फिजिकल रिलेशन है उसको एग्जामाइन करेंगे। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अब इस डिस्प्यूट के एकदम मध्य में क्या है? आर्टिकल 293। आर्टिकल 293 क्या है? आर्टिकल 293 कन्फर्स एग्जीक्यूटिव पावर ऑन द स्टेट टू बोरो मनी विद इन लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर।
यहाँ पर जो 293 आर्टिकल है वो एग्जीक्यूटिव की जो बोरोइंग पावर होती है, सरकार की जो बोरोइंग पावर है उसको लिमिट कर रही है। किसके थ्रू लिमिट कर रही है? स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू जो लॉ बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने FRBM एक्ट बनाया था, वैसे ही फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट केरला गवर्नमेंट ने बनाया था 2003 में। तो इस एक्ट के अंदर आप 3% से ज़्यादा जो है क्या नहीं कर सकते, बोरो नहीं कर सकते अपनी स्टेट GDP का। तो ये आपका पहला प्रोविज़न हो गया। इट ऑल्सो अलाउ द यूनियन टू एक्सटेंड लोन एंड गारंटी टू द स्टेट। ये दूसरा प्रोविज़न है वो क्या अलाउ करता है कि केंद्र सरकार जो है क्या कर सकता है, लोन दे सकता है स्टेट को, इनफैक्ट गारंटी भी दे सकता है, एज अ गारंटर बन सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी और से लोन लेता है कि अगर स्टेट नहीं दे पाएगा तो केंद्र सरकार दे देगी। एंड रिक्वायर द सेंटर टू गिव इट्स कंसेंट एंड इम्पोज कंडीशन फॉर स्टेट टू रेज फर्दर लोन वाइल अर्लियर वंस आर आउटस्टैंडिंग। इसके अलावा जो थर्ड प्रोविज़न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही जो है जड़ की फसाद बना हुआ है। क्या है थर्ड? जो केंद्र सरकार है वो अपनी कंसेंट देगी या फिर ऐसी कंडीशन इम्पोज कर सकती है जिसके थ्रू इन्हें फर्दर लोन ना मिले अगर पहले के लोन इन्होंने नहीं चुकाए हैं। तो अगर आउटस्टैंडिंग लोन पहले से हैं तो कंडीशंस भी लगा सकते हैं कि इनको और लोन नहीं दिया जाना चाहिए। केरला क्या कह रहा है? द आर्टिकल डज नॉट कन्फर पावर टू द स्टेट टू रेगुलेट ऑल द स्टेट लोन। ये जो आर्टिकल है वो केंद्र सरकार को रेगुलेट करने की पावर नहीं देता, टू रेगुलेट ऑल द स्टेट। ये सिर्फ उन्हीं पे कंडीशन लगा सकते हैं जो कि केंद्र सरकार के से हमने बोरो किया था। यहाँ पर मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कहीं और से बोरो करती है तो उस पर केंद्र सरकार कोई भी लिमिट या फिर कोई भी चीज़ें रेगुलेट नहीं कर सकता, सिर्फ उसी तरह के लोन को रेगुलेट कर सकता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार से लिए हों या फिर लेना चाहते हों। सिर्फ उन्हें ही मना कर सकता है या फिर उसी में लिमिट लगा सकता है अगर उनसे ही हमने लोन लिए और उसमें बहुत ज़्यादा लोन ऑलरेडी है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो क्या है? यूनियन डिसीजन टू इंक्लूड बोरोइंग बाय स्टेट ओन एंटरप्राइजेस एंड लाइबिलिटीज ऑन इट्स पब्लिक अकाउंट अंडर नेट बोरोइंग सीलिंग। ठीक, तो इसे भी केंद्र सरकार ने क्या किया है, इसे भी स्टेट गवर्नमेंट केरला ने क्या किया है, चैलेंज किया है। इसका मतलब क्या है? जो भी आप ऑफ बजट बोरोइंग कर रहे हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, उस ऑफ बजट बोरोइंग को बंद करके आपको इसे फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड करना होगा। ये केंद्र सरकार ने भी 2022 के बजट में कर दिया था और अब सारे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये सारे बाउंडेशंस लगाए जा रहे हैं कि जितना भी ऑफ बजट बोरोइंग कर रहे हो वो ऑफ बजट बोरोइंग नहीं कर सकते। ऑफ बजट बोरोइंग इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ऑफ बजट बोरोइंग क्या होती है? बजट के बाहर आप बोरो कर रहे हो। ठीक, इसका मतलब ये है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पीएसयू, आपके जो पीएसयू हैं उसके थ्रू बोरो कर लिया, तो जो पीएसयू के थ्रू आप जो बोरो कर रहे हो, आपके जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस हैं, वो वाला जो बोरोइंग है वो आपके फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होता है। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होता, बजट में काउंट नहीं होगा। अब बजट में काउंट नहीं होगा तो आपकी जो लिमिट थी FRL एक्ट की वो क्या थी? 3% ऑफ जो है फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, टोटल 3% ऑफ GSDP, जो आपकी स्टेट की GDP है उसका 3%। तो हम लोग यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट को मानक मान रहे हैं। अब फिस्कल डेफिसिट में ही अगर कोई बोरोइंग काउंट हो ही नहीं रही है तो आप क्या करोगे? ये PSU के थ्रू लोन लेते चले जाओगे ताकि ये लिमिट ब्रीच ना हो। तो ये एक शॉर्टकट जो है स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, पहले केंद्र सरकार भी लिया करती थी अपने बोरोइंग को छुपाने के लिए। हालांकि केंद्र सरकार अब थोड़ी क्लीन आ चुकी है और अपनी बोरोइंग को जो है उन्होंने क्लीन करते हुए जो ऑफ बजट बोरोइंग है उसे ख़त्म कर दिया और सारा का सारा फिस्कल डेफिसिट में उसे इंक्लूड कर दिया। और स्टेट गवर्नमेंट पे भी उन्होंने ये चीज़ें लगाई है कंडीशन कि वो भी अब ऐसा नहीं कर सकते। और जो केरला की गवर्नमेंट है उन्होंने इसको भी चैलेंज किया है। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है यार, जब से आपका GST लागू हुआ है तब से जो स्टेट हैं उनके पास रेवेन्यू रेज करने की जो पावर है वो ख़त्म हो गई है, ऑटोनॉमी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्हें उतना रेवेन्यू मिल ही नहीं पा रहा है।
उसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा बोरो करना पड़ रहा है। इसके अलावा कोविड ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण बहुत सारे स्टेट को बोरोइंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। केंद्र सरकार भी जो है उन्हें लोन दे रही है, लेकिन वो परफॉर्मेंस बेस्ड लोन है, अनकंडीशनल लोन नहीं है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से बोरो कर रहे हैं। और इसलिए ये सेंटर स्टेट के बीच में जो फिस्कल बैलेंस का इशू है, जो फिस्कल रिलेशन का इशू है, वो बार बार आ रहा है। और ये डिस्प्यूट अब सुप्रीम कोर्ट में गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास गया है, वो एग्जामाइन करेगी ये सारी चीज़ें। केंद्र सरकार का कहना ये कि ये जो है जो आप ऑफ बजट बोरिंग कर रहे हैं, इसके थ्रू जो है जनता को उल्लू बना रहे हैं, आपका जो डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इसके इकॉनमी में काउंटर इफेक्टिव जो है, काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट होंगे, जैसे कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। ऑलरेडी जो है प्राइवेट सेक्टर बाहर आ जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं तो ओवरऑल जो है इन्वेस्टमेंट उतना ही रहेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल आपका जो लोन लेने में वो बाहर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट करने में बाहर हो जाएगा। ओवरऑल नुकसान किसको होगा? स्टेट को होगा और केंद्र सरकार को होगा, और ओवरऑल इंडिया को नुकसान होगा। और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जितना लोन लेते जाओगे डेफिसिट बढ़ जाएगा, तो आपको लोन फिर मिलेगा नहीं, मिलेगा तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट में मिलेगा। तो ये सरकार का कहना है, केंद्र सरकार का, ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट हमारी इकॉनमी के लिए हो सकते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार ने इम्पोज की है केरला के ऊपर। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो भी वर्डिक्ट आएगी उससे हम डिस्कस करेंगे, पर ये मुद्दा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके प्री और मेंस दोनों में आ सकता है। हमारा लास्ट आर्टिकल है रिंग ऑफ फायर। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 मेंस के पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी यार मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपको कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि अर्थक्वेक स्पेसिफिकली पॉइंट्स में ही क्यों आते हैं, वॉल्केनिज्म स्पेसिफिकली पॉइंट में क्यों आते हैं, इसके रीजंस बताइए। मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। रिंग ऑफ फायर के ऊपर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है। प्रीलिम्स में अभी तक के क्वेश्चन नहीं आए हैं पिछले कुछ सालों में, इस बार आपको दिख सकता है। असर्शन रीजन में आ सकता है कि ताइवान में अभी अर्थक्वेक आया, बिकॉज रीज़न हो सकता है इट लाइज इन द रिंग ऑफ फायर। जो ताइवान है वो कहाँ पर है? रिंग ऑफ फायर में, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। इस तरीके से असर्शन रीजन में आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में बना के पूछ सकते हैं। जस्ट बिकॉज प्रीलिम्स में के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये आर्टिकल लिया है, वरना ऐसे आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ताइवान में अभी बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है। उसका जो मैग्नीट्यूड बता रहे हैं वो 7.2 के आसपास है। US जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से 7.4 के आसपास इसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड है। कम से कम 900 पीपल जो है इंजर्ड हो चुके हैं अर्थक्वेक के कारण, और 9 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 25 सालों में ये सबसे बड़ा अर्थक्वेक है ताइवान में, जो कि वेडनेसडे मॉर्निंग को आया हुआ है। जो एपी सेंटर बता रहे हैं वो 18 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ हुलियन काउंटी ईस्टर्न ताइवान रीजन को बताया जा रहा है। इसका मतलब जो आपका एपी सेंटर है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ पे नहीं है, शैलो एपी सेंटर है। ठीक, जो ताइवान है वो कहाँ पर लाई करता है? रिंग ऑफ फायर पे। ऑलमोस्ट 90% ऑफ वर्ल्ड के अर्थक्वेक कहाँ पर होते हैं? रिंग ऑफ फायर रीजन में होते हैं। तो ये रिंग ऑफ फायर एक्चुअल में है क्या, इसे ही तो समझना है, यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। रिंग ऑफ फायर इज एसेंशियली अ स्ट्रिंग ऑफ 100 of volcanoes and earthquake site that run along the fringes of Pacific Ocean। जो रिंग ऑफ फायर है वो बेसिकली क्या है? स्ट्रिंग ऑफ 100 ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोसाइट। ये अर्थक्वेक और वॉल्केनोसाइट है। यहाँ पर आप जितने भी रीजन देख रहे हैं यहाँ पर अर्थक्वेक और वॉल्केनो आते ही आते हैं। 90% अर्थक्वेक और 90% वॉल्केनो इसी रीजन में आते हैं। और इन रीजन को अगर हम जोड़ दें तो उसको क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये बेसिकली किसकी फ्रिंज में है? पैसिफिक ओशन के फ्रिंजेस में ये जो है आपकी लाइन बनाई है। ये एक इमेजनरी लाइन है, हमने बनाई है, इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक और वॉल्केनो आते हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा गया है। ठीक, इट्स अ हॉर्सशू शेप्ड लाइन, हॉर्सशू शेप्ड रिंग नियरली 40,250 किलोमीटर लॉन्ग। इसकी जो लंबाई है कितनी है? 40,250 किलोमीटर लंबी ये रिंग है। और यहाँ पर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से मिलती हैं, टकराती है। कौन कौन सी? यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिका,
कोकोस, कैरिबियन, नास्का, अंटार्कटिका, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, फिलीपीन और बहुत छोटी छोटी जो प्लेट्स है वो भी यहाँ पर जो है इंक्लूड की जा सकती है इस रिंग ऑफ फायर रीजन में। कौन कौन सी कंट्री जो है यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं हम रिंग ऑफ फायर रीजन में? जनरली जो कोस्टल पैसिफिक कंट्रीज़ हैं वही, जैसे कि यूएस है, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, जापान, कनाडा, ग्वाटेमाला, रशिया, चिली, पेरू और फिलीपींस। तो इन कंट्रीज़ में आपको जो अर्थक्वेक देखने के लिए मिलते हैं जनरली वो किस लिए होते हैं? क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर रीजन में है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी एक कंट्री का नाम बोल दे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है अर्थक्वेक आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये कहाँ लाई करता है ना। इंडिया में अगर बोल दिया जाएगा कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है और रीज़न दे देगा कि इट लाइज इन अ रिंग ऑफ फायर रीजन, तो ये रीज़न गलत होगा क्योंकि इंडिया जो है रिंग ऑफ फायर रीजन में नहीं आता है। अब क्वेश्चन ये है कि रिंग ऑफ फायर में इतने ज़्यादा अर्थक्वेक आते क्यों हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि ये टेक्टोनिक एक्टिव रीजन है। यहाँ पर बहुत सारी जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से टकरारी होती हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये ओशनिक प्लेट है। तो ओशनिक प्लेट जनरली डेंसर होती है, तो ये इसके ऊपर चली जाएगी, ये सब्जुगेट करके नीचे जाएगी, दोनों टकराएंगे, घर्षण होगा, तो अर्थक्वेक आना तो लाजमी है। ठीक, तो इस केस में अर्थक्वेक आ सकते हैं। ये वर्टिकल अगर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टली मूव हो रही हैं दो प्लेट, लेट्स से ये आपकी प्लेट है और ये एक और आपकी प्लेट है। ठीक, अब एक प्लेट ऊपर मूव हो रही है, एक प्लेट नीचे, दोनों प्लेट एक दूसरे के रफ एरिया से क्या है, स्टक हो गई है, बराबर रखी हुई है एक दूसरे से, कोई कहीं नहीं जा रहा, दोनों कॉन्टिनेंटल है, बराबर कॉन्टिनेंटल है तो ना कोई ऊपर जा सकता है ना कोई नीचे जा सकता है, दोनों प्लेट वहीं रहेगी। अब दोनों प्लेट जो है मान लीजिए स्टक है, लेकिन किसी रीज़न से अनस्टक हो जाती है और एक ऊपर की तरफ मूव करती है और एक नीचे की तरफ मूव करेगी, तो फिर क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। अर्थक्वेक होता क्या है, बेसिकली जो रॉक है उसका डिफॉर्मेशन होता है, उससे जो एनर्जी निकलती है उसके कारण पूरे वाइब्रेशंस होते हैं रॉक में और उसके कारण पूरा पृथ्वी हिलने लगती है, जो एनर्जी बाहर आती है स्ट्रेन एनर्जी, उसके कारण अर्थक्वेक होता है और पूरी बिल्डिंग हिलती है, उससे बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रोफ होता है और वो डिज़ास्टर बन जाता है। होपफुली चीज़ें क्लियर है। तो इसी कारण से अर्थक्वेक आते हैं। जो रिंग ऑफ फायर रीजन है वहाँ पर बहुत सारी टेक्टोनिक एक्टिव जो है आपकी प्लेट्स हैं, बहुत सारे मार्जिन्स है, बहुत सारी एजेस है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकरा रही है, कुछ ओशनिक प्लेट है, कुछ आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, एक दूसरे से टकरा रही है, इसलिए यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहे हैं। नेक्स्ट रीज़न, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, वॉल्केनो क्यों आते हैं? तो वॉल्केनो समझते हैं। मान लीजिए ये कॉन्टिनेंटल है और ये आपकी ओशनिक प्लेट है, ठीक, दोनों कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जन। ऑब्वियसली जो ओशनिक प्लेट होगी वो नीचे चल जाएगी, भारी है, ये क्या है ऊपर। जब ओशनिक प्लेट नीचे सब्जुगेट हो रही होगी तो यहाँ पर जो है लावा होता है मेंटल में लावा, ये तो आपको जानकारी है, ठीक। तो ये लावा इन प्लेट्स को पिघलाएगा और ये प्लेट जब पिघलाएगा तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, ये लावा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो ये जो कॉन्टिनेंटल आपकी प्लेट है इसको टकराएगा लावा इससे और इसको फोड़ करके बाहर निकलेगा, और जब फोड़ करके बाहर निकलेगा तो क्या होगा, वॉल्केनिज्म आएगा। तो ऑब्वियसली जहाँ पर टेक्टोनिक रीजन होता है, टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्केनो आते हैं। लेकिन प्लेट्स कैसी होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए, एक ओशनिक और एक कौन सी होना चाहिए, कॉन्टिनेंटल होगी तो होगा क्या, आप ही बताओ, होगा कि नहीं होगा, ये आपका खुद से सर्च करना है, मेरे हिसाब से मैं नहीं बताऊंगा आंसर, ठीक। तो ये आपका क्या होगा, क्या हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी बता दी मैंने, है ना, सब कुछ ही पढ़ा दे रहा हूँ मैं आपको पूरा का पूरा न्यूज़पेपर से, आपका स्टैटिक भी, आपका मेंस वाला भी, प्रीलिम्स वाला भी, और क्या चाहिए तुम लोगों को, हैं, कमेंट वमेंट किया करो, लाइक वाइक किया करो और अपने दोस्तों से शेयर करो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू, एंजॉय योर डे।